नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। ये कहानी है योगेश की, जो शादीशुदा थी। 1 साल उनकी शादी का हो चुका था। अब तलाक हो रहा था। ऐसा क्या हो रहा था उनके घर में? ऐसी समस्याएं क्यों आ रही थी? योगेश समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। जब उनके पिता रिटायरमेंट हुए सरकारी जॉब से, और जब से उन्होंने नया मकान लिया जो एक बहुत बड़े पार्क के पास में था, और तभी से अभी समस्या का शुरुआत हुआ। उनकी पत्नी जब किराए के घर में रहा करते थे, तब बड़े प्रेम से रहती थी, लेकिन जब से ये नए मकान में शिफ्ट हुए, इसके 1 महीने के बाद ही अब उसका रंग ढंग बदलने लगा था। आखिरकार वो तलाक पर उतर आई थी। तो हुआ क्या था और आगे चल कर के हम चलिए अब इस कहानी में अब एक एक चीज़ को पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सब कैसे हुआ था, क्या हुआ था योगेश जी की इस कहानी में। योगेश के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मेरा नाम योगेश है, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला। मेरा परिवार जो था ना, बड़ा खुशहाल परिवार था। मेरे पिता सरकारी जॉब में थे, मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। हम किराए के मकान में रहते थे। वैसे हमारे गांव में अब अपना मकान है, खेत है, सब कुछ है, लेकिन अब शहर में था तो शहर में हमारे पापा ने कुछ नहीं किया था। अब रिटायरमेंट हो रहे थे। जब रिटायरमेंट होने से पहले उन्होंने मेरी शादी तय कर दिया था। कुछ ही महीने रह गए थे रिटायरमेंट के। आखिरकार वो अपनी मर्जी से मेरे माँ, मेरे पिता लड़की देखा और फिर हमारी शादी हो गई थी। हमसे पूछा भी नहीं गया कि तुम्हारी पसंद क्या है, नहीं है। मैं खैर अब जो भी माता पिता का मर्जी, मैं उसके आगे झुका हुआ था। ठीक ठाक थी लड़की, ऐसी नहीं थी कि मेरे माँ बाप मुझे कोई ऐसी लड़की से शादी करा दी है जो मुझे पसंद नहीं थी। लड़की पसंद थी, ठीक ठाक थी, अब पढ़ी लिखी थी, और घर को आते ही संभाल लिया था। अब जो हमारी शादी हुई थी ना, उस किराए के मकान में। इसके बाद जो मेरे पिता थे ना, अब वो नया घर लिए थे। घर देखने में नहीं आया था, मेरे मम्मी पापा और रिश्तेदार आए थे और उनको जगह ये पसंद आ गई थी। पार्क के साथ कोने वाला ही मकान था। अब एक हिस्सा मेरा जो छत का था पार्क में अब एक तरह से मिलता था। वहाँ से पार्क के अंदर में क्या गतिविधि चल रही है सब कुछ दिखाई देता था। मैं भी जब आकर के उस मकान को देखा ना, तो एक नज़र में बहुत ही बढ़िया मकान था। अब बगल में पार्क, सोने पर सुहागा। लेकिन वो जो पार्क था ना, उसके बारे में कई तरह का अफवाह थी। वो तो बाद में मुझे पता चला था। खैर हम मेन कहानी में आते हैं। अब इसके बाद जब हमारी शादी का कुछ दिन बीत गया था, नया मकान हमने खरीद लिया था, रंग रोगन सब कुछ करवा दिया। अब एक तरह से गृहवास अब हो चुका था, और तब हम उस मकान में शिफ्ट किए थे। मकान में शिफ्ट करने के बाद अब हमारा परिवार था, अब जैसे किराए के घर में था, अब वैसे ही रह रहा था। सब वही सब चीज़ था, खुशहाली वही थी। लेकिन मेरी पत्नी का अचानक बर्ताव बदलने लगा। मेरी माँ से उलझने लगी। कोई न कोई बात लेकर के, बहाना ढूंढ करके मेरी माँ से लड़ाई करने लगी। पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसा नहीं थी कि पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसको दिमाग था, लेकिन ऐसी हरकत क्यों कर रही थी? अब हमारे परिवार ने उसको समझाया कि देखो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है जो तुम ऐसा कर रही हो, बड़े के मुंह कभी लगना नहीं चाहिए। और वो मान भी जाती थी कि पापा मम्मी मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगी। लेकिन वो अपनी गलती सुधारती नहीं थी। ऐसा गलती अब रोजाना करने लगी। मेरे परिवार में अब एक तरह से कहूँ ना, खुशी भाग गई। रोज खिच खिच खिच, कभी माँ गुस्सा होती, कभी मेरी पत्नी होती, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। अब मैं जब काम से आता तो माँ मुझे बुलाती कि बेटा देख तेरी बहू ऐसे कर रही है। अब मैं
अपनी वाइफ के पास जाता तो वो माँ की बुराई करती कि देखो वो लोग चाहते नहीं कि मैं हम इस घर में रहें, मेरे लिए कोई दूसरा मकान ढूंढ लो, मुझे इस घर में गुजारा नहीं होगा। मैं माँ का भी सुनता था, पत्नी के भी सुनता था, दोनों को शांत कराने का अब एक तरह से सब कुछ करता था कि लोग शांत हो जाए। और मेरा पिता भी अब दोनों को समझाते थे कि तुम लोग शांत रहो, घर की तरह बनाओ, माहौल मत बिगाड़ो। लेकिन वो लड़ाई जो थी ना, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मेरी माँ और मेरी पत्नी, अब ऐसा कोई टाइम नहीं था जब आमना सामना हो तो लड़ाई ना करें। अब पहल कौन करता था ये तो मैं जानता नहीं था, लेकिन शुरुआत जब हो जाता था तो अंत मेरे आके पापा करते थे। वही सब शांत कराते थे। मैं तो अब रात में आता था अपनी ड्यूटी करके। खैर ऐसे करते करते अब जो मामला था ना, बहुत आगे बढ़ गया था। मेरी पत्नी जब मैं रात को आया ड्यूटी से तो उसने सीधा मुझे अब बोल दिया कि देखो जी, अगर आप मुझे नए घर में लेके चलोगे तब तो मैं आपके साथ रहूंगी, और नहीं तो मुझे अब मैके पहुंचा दो, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। दो टूक में जवाब दे दिया। मैं तो समझा मजाक कर रही है, ऐसे कितनी बार बोल चुकी थी। अब मैं उसको समझाने लगा कि देखो, सास बहू आपस में मिलकर रहना चाहिए। अब तुम लोग लड़ते रहते हो छोटी छोटी बात पर, अब ये मोहल्ला सुनेगा तो क्या कहेगा। अब वाकई में अब जो आस पड़ोस थे वहाँ पर खुसर पुसर होने लगी। जब मैं भी रात को आता ना तो गेट पर लोग खड़े रहते थे और कुछ न कुछ अब बात करते थे, मुझे देख करके चुप हो जाते। तब मुझे शंका होता था कि मेरे परिवार की चर्चा चल रही है, एक तरह से शर्मिंदा होना पड़ता था। अब उसने अल्टीमेटम दे दिया कि देखो, कल मुझे या तो नए घर में ले चलो या फिर मेरे मैके छोड़ दो, मैं इस घर में अब रहना नहीं चाहती। मैं मजाक में लिया था, लेकिन जब सुबह मैं उठा फ्रेश होने के लिए तो पत्नी तैयार बैठी थी, अपना सूटकेस पैक कर लिया था। मैं बोला ये क्या मजाक है। तब पत्नी कही कि मैं तो जानती हूँ तुम अपने बाबा को छोड़ कर तो हिलोगे नहीं, तो मुझे ही अब निकलना है। इसके बाद तो घर में हंगामा हो गया था। मेरे पिता को अब ये बात का पता लगा, वो भी आकर के रिक्वेस्ट करने लगे कि बहू ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, समाज क्या कहेगा। मैं भी सब कुछ कर रहा था कि देखो शांत हो जाओ, अब हर घर में थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ करके भागा जाए। ये असली घर तुम्हारा है, तुम्हारे माँ बाप का जो घर है वो बाद में आता है, तुम अपने घर को संभालो ना। लेकिन मेरी पत्नी किसी की बात नहीं सुनी, सूटकेस लेकर के और निकल चुकी थी। अब मैं मेन रोड तक उसका पीछा किया मनाने का, और लोग बाग अपने घर से दरवाजे पर आकर के हमें देख रहे थे। बड़ी एक तरह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरी पत्नी रुकी नहीं, ऑटो रुकवा करके ऑटो में बैठ चुकी थी। ठगा सा मुंह लेकर के मैं लौट आया था। इसके बाद अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो मूड खराब हो गया था, लेकिन ऑफिस में जरूरी काम था, मुझे निकलना पड़ा। इस तरह करके मैं अब ऑफिस पहुंच गया था। ऑफिस में काम कहाँ, मन कहाँ लगता। अब तो मेरा मन पत्नी की तरफ था। उन दिनों हमारे घर में वो लैंडलाइन का फ़ोन हुआ करता था, और लैंडलाइन के फ़ोन से अब मैं अपने ससुराल में जब लौटता था तो नंबर मिलाता था। मेरी जो सास थी वो उठाती थी, कभी कभी मेरी पत्नी उठाती थी। जैसे मैं हेलो करता था, आवाज़ पहचान करके रख देती थी, बात ही नहीं करती थी। आखिरकार मैं अपने पापा को लेकर के 1-2 महीने के बाद अब मैं गया कि चलो जो हो गया भूल जाते हैं। मैंने माँ को भी समझा दिया, माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेरी सास का तेवर बहुत ही एक तरह से उखड़ा हुआ था, और मेरी पत्नी का भी वही हाल था। मेरे साले का, ससुर का, सबका तेवर बदले हुए थे। और कहने लगे कि आप लोग जाइए, हम समझ गए कि आप लोग किस पानी में हैं, सारा गलती आप लोग का है, अब हमारी बेटी आपके घर में नहीं जाएगी, हम तो अब तलाक लेंगे। देखिए आपको कोर्ट कचहरी का कितना चक्कर कटवाते हैं, नाक रगड़वाते हैं। अब मेरी तो कोशिश रहेगी कि हम आपको बंद करा दें। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। खाली हम लौट आए थे, पिता पुत्र। इसके बाद घर में तो अब एक तरह से शांति शांति थी। अब तो लड़ने वाली घर में थी नहीं। माँ चुपचाप लेटी रहती थी, आंखों से आंसू बहता रहता था।
मैं भी माँ को समझाता था कि देखो माँ, जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सरासर मेरी पत्नी की थी। अब जैसे तैसे घर का माहौल थोड़ा संभलने लगा था। अब इसके बाद मैं काम पर भी जाने लगा था। कई दिन मैं काम पर नहीं गया था। आखिरकार मैं अब एक तरह से, जो मम्मी घर में पड़ी रहती थी चुपचाप, न किसी से बोलना न चालना, तब मैंने कहा कि सुनो माँ, कुछ दिन के लिए मामा के गांव चले जाओ। मम्मी मना कर दी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। तब मैंने पापा को मनाया कि ऐसा कीजिए, मम्मी चुपचाप गुमसुम पड़ी रहती है, ना आपसे बोलती है ना मेरे से बोलती है, इसको आप बाहर ले जाइए, कहीं हिल स्टेशन पर जाइए, कहीं घुमाइए फिराइए, ताकि इसका मन बदले। अब ऐसे पड़े रहना ठीक नहीं है। पापा मेरी बात को समझ गए थे और कहने लगे, तू चिंता मत कर, मैं कर रहा हूँ इंतजाम, मैं जल्दी लेकर जाऊँगा इसको, तू अपना काम धंधा देख, तू हमारी फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आखिरकार मेरे दिल से बोझ उतर गया था। अब वाकई ने मेरे पापा ने प्लानिंग कर लिया था। 1 महीना के लिए वो बाहर लेके जा रहे थे मम्मी को। बड़ी मुश्किल से मम्मी तैयार हुई थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं भी अब स्टेशन छोड़ने गया था। जब मम्मी का ट्रेन चल दिया ना, तब मुझे तसल्ली हुई कि अब मम्मी अब फाइनली अब जा रही है। नहीं तो मुझे डाउट था, जिस तरह से वो हरकत करती थी कि नहीं, मुझे अपने घर के छोड़ के जाना नहीं है। अब तू रहेगो नहीं। अब मेरे को बोलती थी कि तुम तो अपने ड्यूटी पर होके घर में कोई चोर उचक्का घुस आया, देख रहे हो ना पड़ोसी ठीक ठाक नहीं है, हमारी झगड़े के कितने मजे लेते हैं, कोई हमारे घर में सुलझाने के लिए आया, सब मजे लेने के लिए आते थे। माँ का कहना भी ठीक था। खैर, अब जाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो माँ कम से कम 1 महीना चैन व मन से रहेगी, मन बदल जाएगा, हवा पानी बदलेगा, सब कुछ जब माँ लौटेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। और उधर में हमारे ससुराल वालों ने तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। सबसे बड़ा मुझे सदमा लगा था। फिर मैं गया अपने ससुराल में, फ़ोन किया ना जाने कितनी बार। जैसे मेरी आवाज़ सुनते थे घर के परिवार, कई बार मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया था, लेकिन आवाज़ सुन के फ़ोन रख देती थी। वैसे ही कितनी बार हो चुका। फिर मैं अपने ससुराल गया। अब एक तरह से प्रार्थना किया कि ये सब ठीक नहीं है, हम तलाक नहीं चाहते। लेकिन हमारे ससुर भी अब एक तरह से अच्छे अब मैं बर्ताव तो नहीं कर रहे थे, बड़े गुस्से में थे। कहने लगे, दामाद जी आप जाइए, अब आपसे जो मुलाकात होगी कोर्ट में होगी, जो कुछ कहना है कोर्ट में कहिएगा। अब एक तरह से उनका मूड समझ चुका था, मेरे समझाने को कोई उन पर असर नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मुझे बैरंग वापस आना पड़ा और तब से मेरा मूड खराब हो चुका था। अब मैं एक तरह से नौकरी पर जाना ही बंद कर दिया। गम इतना हो चुका था कि मैं उस गम में डूबता चला गया। और कब दारू की तरफ अब मेरा मन बदल गया कि मैं दारू पीने लगा था। ड्यूटी तो जाता नहीं था, अब मैं घर में दिन में भी 1 आध पैग ले लेता था और तब मुझे थोड़ा चैन पड़ता था और फिर मैं सब कुछ भूल भाल करके आराम से सो जाता था। अब ये सिलसिला माँ के जाने के 3 दिन के बाद शुरू हुआ था। आखिरकार और रात में भी मेरा कुछ ऐसे ही पोजीशन रहता था। अब ससुर की बातें, सास की बातें, पत्नी की बातें, मुझे सब कुछ अब मन में घूमता रहता था कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था। मैंने तो अपने पत्नी को अब एक तरह रानी की तरह रखा था, लेकिन एक छोटी छोटी बात पर किसके घर में नहीं होता है। और ये छोटी सी बात लेकर के इतना बड़ा बाउंडल बना दिया उन लोगों ने। मन दुखी था। गर्मियों का टाइम था। अब मैं काम पर तो नहीं जा रहा था कई दिनों से, और मैं अब छत पर बैठ गया था। छत पर बैठ करके और सामने ही गार्डन था, बड़ा सा गार्डन। मैं कभी कभी देखता था कि दिन के टाइम में अब बड़े लोग, छोटे बच्चे भी उसमें खेल जाया करते थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता था, अब गार्डन की लाइट जलती थी, सब लोग उसमें से निकल करके और अपने घर में आ जाते थे। शाम के टाइम कोई उस गार्डन में रुकता ही नहीं था। सूरज ढलने के बाद में ऐसा क्या था उस गार्डन में कि लोग बाग अब बैठते नहीं थे, ना बच्चे खेलते थे। मुझे शक तो कई बार हुआ कि इसके बारे में पूछा जाए, लेकिन टाइम मिला ही नहीं था। अब मेरे बात दिमाग से निकल चुका था। अब एक तरह से रात ही हो चुका था, करीब 9 या 10 बज रहा था। मैं एक तरह से कुर्सी डाल करके छत पर बैठा और यही अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि देखो,
ये सब मेरे साथ में भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अब एक तरह से पत्नी से तलाक होने जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सी गलती कर दी? यही सब सोचता हुआ मैं अब छत पर बैठा, अब पार्क की साइड में देख रहा था। पार्क पूरी तरह से खाली हुआ पड़ा था। एक भी लोग उस पार्क में नहीं दिखाई दे रहे थे। ना बच्चे, ना बूढ़े, ना यंग, ना औरतें, कोई भी नहीं था। अब मेरे ध्यान बरबस एक बेंच पर गई। वो बेंच पर एक लड़की बैठी हुई थी, जुल्फे खुले हुई थी उसकी, सफेद सूट सलवार पहन रखी थी। अब मुझे उसे देख करके बड़ा हैरत हुई कि ये लड़की इस पार्क में अब इस वक्त में तो कोई जाता ही नहीं है। तो ये लड़की कौन है? इस जगह पर क्यों बैठी हुई है? कोई आसपास में दिख नहीं रहा है। खैर, मैं उस लड़की को देखे जा रहा था, चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था। वो बेंच पर उल्टी साइड में बैठी हुई थी तो चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा ध्यान उसी पर लगा रहा। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, रात बढ़ती रही। करीब 1 घंटा मैं और बैठा रहा। कई बार मैं उठा, नीचे गया, ड्रिंक पिया और फिर वापस आकर के छत पर बैठ गया था। तब तक रात के 11 बज चुका था। कमाल की बात यह थी कि लड़की ने अपना पोजीशन तक बदला नहीं था। जिस पोजीशन में बैठी थी वैसे की बैठी बैठी अभी तक दिखाई दे रही थी। तब मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसी लड़की है भाई। रात को 11 बज रहा है। अब देखो, कॉलोनी में सब कुछ शांति छा गई है, सबका दरवाज़ा बंद हो चुका है और लाइटें बुझ चुकी है, सब अपने घर में आराम कर रहे हैं। और ये पार्क में क्यों बैठी हुई है? कौन है ये? क्या घर से इसका कोई अनबन चल रहा है, जैसा मेरा अपने पत्नी के साथ चल रहा था? कहीं से इसके परिवार के साथ में कोई अनबन तो नहीं है? मुझे ऐसा ही लगा था कि जरूर मेरे साथ ही ऐसा कुछ खेल हुआ होगा इसके साथ में। तभी तो एकांत में बैठी हुई अपना दिमाग शांत कर रही है। बस मुझे यही सवाल दिमाग में आया था। आखिरकार कुछ देर देखता रहा और तभी वो लड़की अंगड़ाई लेकर के उठी, अब मेरी तरफ घूमी। तब मैंने उसका सुंदर चेहरा देख करके अब एक तरह से दंग रह गया था। बहुत ही गजब की सुंदर वो लड़की थी। उम्र 24-25 साल का लगभग होगा। एक तरह से कहूँ ना, सफ़ेद कपड़ा उस पर, जारी वाला कपड़ा था और बहुत सूट कर रहा था उस पर। खुले हुए बाल, जब हवा चलती तो उसका बाल लहराते थे। अचानक अंगड़ाई फिर लेने लगी। अचानक वो छत के जहाँ पर मैं बैठा था कुर्सी पर, अब मेरी उसकी निगाहें मिल गई। कई पल तो मुझे ऐसे ही देखती रही, घूरती रही। अब मैं भी जैसे उसको देखता रहा। अचानक उसकी जो होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, वो मुस्कुरा पड़ी। मेरे दिल में एक घंटी सी बजने लगी। ये लड़की मुझे देख करके क्यों मुस्कुराई? मैं तो अभी दुविधा में फंसा पड़ा हूँ। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है, तलाक देने वाली है। अब ना जाने क्या मेरा भविष्य होगा। ये लड़की अब एक तरह से मेरे को खुला लाइन दे रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब उसी पोजीशन में खड़ी थी जिससे हमारी आंखें मिल रही थी। बड़ा अजीब लगा था, लेकिन जैसे मैं उसके जादू में बंध गया था। इतनी सुंदर लड़की मेरी पत्नी से तो कई गुना सुंदर थी। चेहरा चमकता हुआ, खुले हुए लंबे बाल, जब हवा चलते तो अपने जुल्फों को संवारती थी, रोकने की कोशिश करती थी कि वो उसके जुल्फ ना उड़े। अब कई पल देखने के बाद वो लड़की फिर मुस्कुराई। फिर मुड़ करके इधर उधर चलने लगी, जैसे वो पार्क में टहल रही हो। मेरी नजरें उसके पीछा कर रही थी, जहां जहां जा रही थी और तहां तहां मैं उसकी एक तरह से देखता जा रहा था। आखिरकार ऐसा वो कम से कम आधा घंटा तक करी। फिर उसी बेंच के पास में आकर खड़ी हो गई। मेरी तरफ देख करके फिर मुस्कुराई। फिर मुझे बाय बाय करके चल पड़ी। मेरा भी हाथ अब बाय बाय करने लगा था, जैसे जादू से सब कुछ हो रहा है। मैं उसके आकर्षण में अब एक तरह से फंस चुका था। सब गम मेरा दूर हो चुका था। कहाँ पत्नी, कहाँ तलाक, कहाँ कोर्ट केस का जो भी होना था, सब कुछ उड़न छू हो चुका था। बस मेरा ध्यान तो बस उस लड़की में लगा था कि अरे इतनी खूबसूरत लड़की मैंने तो इस मोहल्ले में कब देखी तक नहीं है। मैं वाकई में उस लड़की से इतना इंप्रेस हो चुका था कि अब जो चली गई ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं नीचे गया, ड्रिंक पी के आया और फिर मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। इंतजार करता रहा
कि चलो आ जाएगी, टहलने गई होगी थोड़ी दूर और आ जाएगी, फिर आ जाएगी, लेकिन वो लड़की लौट के नहीं आई। आखिरकार रात काफ़ी हो चुका था और तब मुझे नीचे जाना पड़ा और सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि कौन है लड़की भाई, देखने में इतना सुंदर परी के समान दिख रही है। आखिर वो पार्क में अकेले क्यों बैठी हुई थी? उसके साथ शायद मेरी तरह कोई कहानी बनी होगी। चलो, मैं एक तरह से कहूँ ना, उस लड़की के सपने रात भर देखता रहा कि काश यही लड़की मेरे जीवन में आती, मेरी पत्नी बन जाती। अब मेरी पत्नी तो देखो मुझसे भी अब एक तरह से लड़ने लगी थी। जब माँ से लड़ाई होता था तो मुझे आगे कोसती थी। ऐसा पत्नी किसी को ना मिले। मैं मन ही मन सोच रहा था, पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए जैसी पार्क वाली लड़की थी। आखिरकार अब सुबह हो चुकी थी। जब मैं नींद से जागा तो सबसे पहले मैं अब एक तरह से कहूँ ना, अपना गेट खोल करके अब पार्क की बाउंड्री के पास चला गया था। बाउंड्री थोड़ा नीचे थी, कुछ हिस्सा था जो मुझे नज़र आ जाता था। मैं उस बाउंड्री में देखना शुरू किया पार्क की तरफ में। अब बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, लेकिन वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। काफ़ी देर तक मैं पार्क में निगाहें दौड़ाता रहा, लेकिन वो नज़र नहीं आई। तब मुझे घर लौटना पड़ा था। अभी मम्मी पापा का आने में टाइम था और मैं एक तरह से कहूँ ना कि अपनी नौकरी छोड़ चुका था। अब प्राइवेट नौकरी अगर ना जाओगे तो कोई नौकरी भला थोड़ी रखेगा। लेकिन अब मेरा जो मन में खटास था ना अपने पत्नी के प्रति, वो एक तरह से अब मैं भूल चुका था। मेरा ध्यान बस उस लड़की की तरफ हो चुका था। मैं दिन में भी उसके सपने देखने लगा। खैर, जैसे तैसे अब दिन कटा और फिर रात आई और फिर सेम टाइम पर सेम जगह पर कुर्सी डाल करके बैठ गया था। अब वहाँ से पार्क में दूर दूर तक नज़ारा मुझे मिल रहा था। 9 बज रहा था और अभी तक लड़की का आता पता नहीं था। अब मैं तो बस देखना चाहता था जी भर के उस लड़की को, कब आएगी कब आएगी। जब 10 बज गया और तब लड़की नहीं आई तो मैं बेकरार हो गया था। मैं कुर्सी से उठ करके छत पर टहलने लगा। आंखें अब जो फोकस थी ना पार्क के ऊपर में, कब उसके दर्शन होंगे, कब उसके दर्शन होंगे। लेकिन 10 बज गया तब भी दर्शन नहीं हुए। आखिरकार मुझे प्यास महसूस हुई और फिर मैं नीचे गया, एक आध ड्रिंक लगा करके और फिर मैं छत पर आ गया। और जैसे ही छत पर कुर्सी बैठने जा रहा हूँ तभी सामने का नज़ारा दिख चुका था। वो लड़की उसी बेंच पर कल वाले पोजीशन में बैठी हुई थी। अब आगे का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, पीछे का खुला हुआ बाल हवा में लहरा रहा था। हाँ, मैं तो बस देखता ही जा रहा था कि कब ये उठेगी, कब हमारी तरफ देखेगी, मेरी तरफ, कब हमारी निगाहें चार होगी। मैं तो एक तरह से कहूँ ना कि बेकरार हो चुका था उस लड़की के नज़दीकी पाने के लिए। पार्क में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी लोग, बच्चा बुजुर्ग, कोई भी नहीं था। बस उसी बेंच पर कल की तरह लड़की बैठी हुई, ना जाने सामने में क्या देख रही थी। अब मैं उसको अब एक तरह से आकर्षित करना चाहता था कि देखो, मैं छत पर अब खड़ा तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी तरफ तो देखो तो सही। मैं खांस रहा था जानबूझ करके, हालांकि मुझे खांसी नहीं आ रही थी, ताकि वो खांसी की आवाज़ सुन करके मेरी तरफ पलटे, लेकिन वो पलटी नहीं। आधा घंटा बीत चुका था। मैं काफ़ी बेचैन हो चुका था कि ऐसा क्यों कर रही हो। कल जैसे मुझे देख रही थी, आज क्यों नहीं देख रही है। आखिरकार आधा घंटा बीतने के बाद वो लड़की अंगड़ाई लेती हुई अब उस बेंच से उठी। अब फिर एक झटके से मेरी तरफ हो गई थी, फिर अंगड़ाई ली और तभी मेरी निगाहें, अब उसकी निगाहें आपस में मिल चुकी थी। निगाहें मिलते ही वो मुस्कुराई। इतना मुस्कुराहट, अब कहूँ ना कि उस मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मेरा दिल तो अब एक तरह से बाग बाग हो गया था। अब फिर वो मेरी तरफ देख करके निगाहें झुका नहीं रही थी, जैसे उसकी पलकें झपक नहीं रही हो। चेहरा लगातार मुस्कुरा रहा था, आंखें मेरे से मिली हुई थी। अचानक वो लड़की इशारा करने लगी, मुझे बुलाने लगी। जैसे उसने इशारा किया, मैं समझ गया कि लड़की मुझ पर आकर्षित हो चुकी है। क्या मुझे अब उस पार्क में जाना चाहिए? क्या उस लड़की से मिलना चाहिए?
मेरा दिल कर रहा था कि हाँ, देरी क्यों कर रहे हो, जाओ इस लड़की से मिलो, ये तुम्हें बुला रही है। अब ऐसा नहीं करोगे तो कब करोगे, क्या पता ये मौका दोबारा मिले ना मिले। जल्दी करो ये क्विज, मेरा मन मुझे समझा रहा था। आखिरकार मैं अपना छत से नीचे उतरा, जल्दी से गेट को बंद किया। और वो जो पार्क का रास्ता था ना, मेरी गली से नहीं था, मेरी अगली वाली गली से था। आखिरकार एक लंबा चक्कर काट करके अब मैं उस गली में पहुंचा। अब गेट तो बंद था, लेकिन इतनी गुंजाइश थी कि उस गेट पर चढ़ करके अब मैं उस पार्क के दूसरी साइड में चला गया कूद करके। जब उस जगह पर पहुंचा ना, लड़की अभी भी मेरी छत की तरफ देख रही थी। और तब मैंने खांसते हुए जैसे संकेत दिया कि मैं तो आ गया हूं। खांसने के जैसे संकेत उसने सुना, मेरी तरफ पलट गई। अब उसके चेहरे पर एक गजब सी मुस्कुराहट थी। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब मैं क्या बोलूं, मुंह से जैसे लफ्ज अब निकल नहीं रहे थे। आखिरकार वो लड़की की खनकती हुई हंसी सुनाई पड़ी। आप इसी घर में रहते हैं, आपका घर है ये? बड़ी मीठी आवाज थी। मैंने कहा जी जी, ये मेरा ही घर है। आप लोग नए लगते हो, पहले तो आप दिखाई नहीं पड़ते थे। मैं कहा जी हाँ, कुछ ही अब कहा जाए ना कि कुछ ही दिन पहले या कुछ ही महीने पहले हमने ये घर लिया है। लड़की मुस्कुरा रही थी, अब इतनी नज़दीक थी कि उसके शरीर से जो सुगंध निकल रहा था मैं उसको एहसास कर रहा था। ज़रूर वो कोई परफ्यूम लगाई हुई थी। और तब कहने लगी कि आप छत पर मुझे निहार क्यों रहे थे, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कुराहट में कई अर्थ अब एक तरह से मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला जी बस ऐसे ही, मैं देखा अचानक तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं इस पार्क में रात में किसी को देखता नहीं हूँ। ये पार्क हमेशा खाली सा रहता है। हाँ, दिन में यहाँ बच्चे बूढ़े खेलते नजर आते हैं, लेकिन रात के टाइम में आप इस जगह पर क्यों बैठी हुई हैं? मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, और वो भी अकेले। लड़की मुस्कुराने लगी, कहने लगी क्या है इस पार्क में? सब कुछ तो सही है, मुझे पार्क में बैठना अच्छा लगता है। मैं अब एक तरह से उस लड़की की बातों में अब आ चुका था। अब एक दूसरे के हम हालचाल पूछ रहे थे, अपने बारे में मैं बता रहा था। लड़की मेरे से कई तरह के सवाल पूछ रही थी। अब मैं भी उससे सवाल पूछा कि आपका घर कौन सा है? हाँ, तब वो आगे वाली गली का इशारा किया कि मेरी उस गली में मकान है। इसके बाद हम उस बेंच पर बैठ गए थे। बातचीत का सिलसिला अब लंबा हो चुका था। वो पूछने लगी कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। मैंने बोला जी क्या बताऊं आपसे, मैं अपने दर्द था ना अब संभाल नहीं सका। एक एक बात उससे बताता चला गया, और लड़की अब एक मेरी बात को सुन रही थी बड़े आराम से। आखिरकार जब मेरी बात पूरा हुआ तब वो कहने लगी छोड़िए ना, वो जो आपकी पत्नी थी आपके लायक थी ही नहीं, तभी तो वो आपको छोड़ के चली गई। अब इतना हैंडसम कोई पति को अपना छोड़ के जाता है, चलिए उसको भूल जाइए। खैर मैं उससे बहुत प्रभावित था। अब एक तरह से मेरा प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था, और वो भी जैसे जन्म जन्म से प्यार के लिए तरस रही थी। अब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। दोनों प्रेमी हम एकांत में अब मिल चुके थे। हम रात को करीब 3 बजे तक उस पार्क में, अब एक सुनसान जगह पर जहाँ कोई किसी का नज़र ना पड़े, उस जगह का हम उपयोग कर रहे थे। आराम से अब लेटे हुए थे घास पर। एक तरह से कहूँ ना कि प्यार में इतना डूबे हुए थे कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगता था। टाइम का अंदाज़ा वही लड़की मुझे बताती थी कि योगेश अब आप जाओ, सुबह का 3 बजने वाला है। अब मैं भी अपने घर में जा रही हूँ, नहीं तो मेरे परिवार वाले जाग जाएंगे, फिर मुझे ढूंढने लगेंगे, फिर अच्छी बात नहीं है ना, फिर मेरे पार्क में आना बंद हो जाएगा। लड़की एक तरह से सही कह रही थी। तब मैं भी उसको विदा कर दिया कि जाओ जल्दी निकल जाओ। लड़की दूसरे गेट से, उसमें कई गेट थे, और वो कैसे आती थी कैसे जाती थी मुझे पता भी नहीं था। खैर मैं जिस तरह से गया था और उसी तरह से लौट चुका था। अब मेरा मन जो था ना, अब एक तरह से शांत था। उस लड़की को मैंने पा लिया था। अब तो वो रोज का सिलसिला मेरे साथ बन चुका था। रात के मैं उस पार्क में पहुंच जाता था,
जब गली का घरों का दरवाज़ा बंद हो जाता था, लोग बाग सो जाते थे, और मैं चुपके से अपने दरवाज़ा बंद करता और दबे पाँव दूसरी गली से उस गेट को टप करके और मैं फिर पार्क में आ जाता था और उस लड़की के साथ सुबह के 3 बजे तक मैं रहता था। आखिरकार वो लड़की कहती, योगेश निकलो, सुबह का 3 बज गया है। अब तुम्हारे परिवार तो अब कहीं गए हुए हैं, लेकिन मेरा परिवार तो घर में है ना, वो जाग जाएंगे, मुझे जाना ही होगा। और लड़की फिर सुनती नहीं थी, वो निकल जाती थी और फिर मैं भी अपना घर लौट जाता था। अब ये जो सिलसिला था ना, अब एक तरह से चालू हो गया था। अब मेरे माँ बाप का आने का टाइम हो चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि बस आज की रात या सुबह तक पहुंच जाएंगे। मेरा इंतज़ार अब करना, वो जो रात थी ना, मैं जल्दी अब उस लड़की से प्रेम छुड़ाना चाहता था कि हो सकता है कि मेरे पिता माँ सुबह तक आ जाए और हो सकता है कि कहीं आ न गए हों। मुझे बड़ा खटका था, लेकिन एक चाबी उनके पास में थी। मुझे इस बात का खुशी थी कि वो चाबी लेके गए हुए थे। वो जानते थे कि मैं कामकाजी हूँ और कई बार मुझे ऑफिस में रुकना पड़ता था। अगर वो आ भी जाएंगे ना, तो मैं बहाना बना दूंगा कि मैं ऑफिस में गया था, अपने मित्रों के पास गया था। और आखिरकार जब मैं सुबह 3 बजे उस लड़की से विदा होकर के अपने घर पहुंचा, तो वाकई मेरे मम्मी पापा आ चुके थे। अब जैसे ही मैं घर में पहुंचा, अब मम्मी पापा की आवाज़ आ रही थी। अब जैसे ही मुझे देखे, पापा ने कहने लगे, योगेश, इस कपड़े में तुम कहाँ गए थे? अब चौंकने की बारी थी। ये मैं ऑफिस के लिए तो अब सही ढंग का कपड़ा पहनता था, पजामा कुर्ता तो पहनता नहीं था। और तब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ गया था। अब मम्मी पापा अब एक तरह से मेरे पर सवाल कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि मम्मी पापा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अब थोड़ा टहलना पड़ा। अब मैं सोचा कि चलो टहल के आ जाते हैं और तब तक आप लोग भी आ जाओगे। अब एक तरह से मैंने बात को संभाल लिया था। माँ जो थी ना, जो भी सामान लेके गई थी, अब एक तरह से अब वो खोल करके कपड़े लत्ते अपना पापा के कपड़े सेट कर रही थी। और जो मेरा रूम था ना, अभी बंद पड़ा था। जिस रूम में मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था, वो अभी बंद पड़ा था। मैंने सांकल लगा रखी थी। अब कुछ सामान एक्स्ट्रा था, जैसे कंबल वगैरह जैसे कुछ थे। अब वो कहने लगी कि ऐसा कर योगेश, ये अपने कमरे में रख दे। मेरे मन में क्या आया कि माँ, जाओ ना, आप ही रख दो, मैं रखूँगा, फिर कहोगे कि तू कहाँ रख दिया है। और फिर मम्मी चली गई। जैसे कमरे के अंदर पहुँचती हैं, अब वो कुछ सूंघने की कोशिश करती हैं। अब मैं उनको देख रहा हूँ कि मम्मी क्या सूंघ रही, क्या एहसास करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार मुझे आवाज़ लगाने लगी, योगेश, योगेश के पापा, तुम दोनों यहाँ पर आओ। अब एक तरह से हम दौड़ते हुए अब कमरे में गए। मम्मी खड़ी हुई थी और जैसे हवा में सूंघने की कोशिश कर रही थी। ये मम्मी का रूप आज मैं देख रहा था। मैं कहने लगा, मम्मी क्या बात है? और तब मेरी जो मम्मी थी कहने लगी, योगेश, इस घर में कोई है, किसी को लाया था क्या इस घर में? चौंकने की बारी मेरी थी। अब मैं कहने लगा, नहीं मम्मी, इस घर में अब कौन आएगी? जो आने वाली थी वो तो मेरे पर अब तलाक का नोटिस भेज दिया है। मैं उस नोटिस की बात को भी बताया, लेकिन मम्मी ना जाने अब क्या उस कमरे में तलाश कर रही थी। हवा को सूंघ रही थी, इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर मम्मी जो थी ना, मेरे पापा को लेकर के अब दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मैं उसी कमरे में एक तरह से खड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा कोई काम तो किया नहीं, ना तो मैं अपने किसी दोस्त को लाया, ना कोई लड़की को। माँ ये सब क्या कर रही है? क्या समझना चाह रही है? क्या बताना चाह रही है? और तब तक मम्मी पापा अपने कमरे से लौट आए थे और कहने लगे, मेरे पापा, योगेश सच बताना, कहाँ गया था तू? चौंकने की बारी मेरी थी। मैं कहने लगा, पापा मैं रोड पर टहल रहा था। मैं झूठ पर झूठ बोल रहा था, लेकिन मेरे पापा मान नहीं रहे थे। मेरी मम्मी जो थी ना, बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी, जैसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अचानक पापा का रंग ढंग बदलने लगा। पहले बहुत प्यार से बात कर रहे थे,
आखिरकार वो अपने पर आ चुके थे, गुस्सा हो चुके थे। कहने लगे, योगेश, मैं और तेरी मम्मी अब एक तरह से समझ चुके हैं कि तू रात में कहाँ जाता है, क्या करता है। मम्मी ने तेरा सब कुछ मुझे बता दिया। अब चौंकने की बारी मेरी थी। क्या मतलब? मैं ऐसे ही उछल पड़ा था। मम्मी का गुस्सा चेहरा हुआ पड़ा था। अब मुझे उनका चेहरा देख कर डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे एकाध झापड़ ना रसीद करते। ऐसा ही उनका रूप बना हुआ था, जो रूप में बचपन में देखता था। मेरी मम्मी जो थी ना, पूजा पाठ करने वाली औरत थी। अब देवता में बड़ा विश्वास रखती थी। और हमारी जो कुल देवी थी ना, जिस घर में रहा करती थी, किराए का घर हो चाहे अपना घर हो, अब एक तरह से उनका पूजा पाठ करती थी। सुबह शाम को आरती करती थी और सुबह में नहा धोकर के पूजा पाठ, बड़ी आस्था रखती थी कुल देवी पर। अब उनका रूप देख करके मुझे डर लगने लगा था। तब मेरी माँ बड़ी तेज आवाज में कहने लगी, योगेश, मैं सब कुछ जानती हूँ। तू उस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया है ना। हम लोग के जाते ही तू आज़ाद हो गया है और तू खुला उस चुड़ैल के साथ घूम रहा है ना, उसके साथ रंगरलियां मना रहा है रात को। मुझे तो तुझे देखते ही शक हो गया था। देख तेरा हालत क्या हो पड़ी है, तेरा चेहरा सूख चुका है। तेरी तो जैसे लग रहा है तेरी बीमारी से उठा हुआ है। ये कैसे हुआ? तो उसके चक्कर में कैसे पड़ गया? अब माँ की बात सुन करके मैं बहुत हैरत में पड़ चुका कि माँ ये कैसे जान गई थी कि मैं अब एक लड़की के चक्कर में है। शायद उस लड़की को चुड़ैल बोल रही थी। अभी तक मुझे अब उसकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ कहना क्या चाहती है। मैं इस माँ को समझाने लगा कि माँ देखो, अब मैं तुमसे क्या बताऊँ। सब कुछ मैं धीरे धीरे समझाने लगा कि माँ, वो एक अच्छी लड़की है। आज जैसे मैं अकेला हो चुका हूँ और शायद वो अपने घर में अकेली अपने को महसूस करती है। अब हमारा जो रिश्ता बना था, मैं तो छत पर कुर्सी डाल करके बैठा हुआ था। आप लोग चले जाने के बाद ये घर एकदम माहौल बदला हुआ था। मुझे तो नीचे जाना अच्छा ही नहीं लगता था। और तब मेरी उस लड़की से आंखें चार हुई और उसके बाद उसने मुझे बुलाना शुरू किया। और तब मैं गया। माँ, वो लड़की बहुत अच्छी है। अगर मेरी पत्नी से तलाक हो जाता है ना, तो आप ये काम कीजिएगा, उसी लड़की से मेरी शादी करवा दीजिएगा। ना जाने में क्या उलोल जुलोल सब कुछ बोलता जा रहा था। माँ मेरा चेहरा देख रही थी। अब जब मैं शांत हुआ, मेरी बात खत्म हुई, माँ का एक चांटा मेरे गाल पर पड़ चुका था। इतना जोरदार चांटा लगा था ना कि मेरे गाल झंझनाने लगे थे। माँ कहने लगी कि बस तेरा इलाज यही है, तू इसी के लायक है। इसके बाद मेरी हाथ पकड़ करके पूजा वाला घर में लेके गई थी। जब मैं अपने घर में पूजा वाला घर में गया ना, तो मैं उस घर में जा नहीं रहा था। ना जाने मेरे अंदर में ऐसी क्या चीज़ समाई हुई थी कि मैं उस घर में पैर रखना नहीं चाहता था। मैं बार बार माँ से अपनी हाथ छुड़ा रहा था कि माँ मेरी हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं माँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन माँ मेरी हाथ मजबूती से पकड़ रखी थी और खींच रही थी, नहीं, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे इस घर में आना ही पड़ेगा। मैं तुझे पहचान चुकी हूँ। तू मेरे अब एक तरह से घर में क्लेश करवाया। तूने जानबूझ करके मेरे घर में प्रवेश किया ताकि मेरे घर में क्लेश हो। मेरी जो बहू है वो मेरे से लड़ाई करे और इसके बाद तू मेरे बेटे को खाने में लगी है। तू अपने जाल में पूरी तरह से मेरे बेटे को फंसा रखी है। मैं सब कुछ समझ गई। अब माँ ना जाने क्या क्या बोल रही थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर भारी हुआ पड़ा था, जैसे लग रहा था कि सर मेरा फट जाएगा। उस कमरे में जाने से ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट जाएगा। यही हालात हुआ पड़ा था। मेरे पिता मुझे धकेल रहे थे, चल योगेश अंदर जा, माँ के पास जा। आखिरकार अब एक तरह से कहूँ ना कि मेरे पापा जोर का धक्का दिया था और तब मैं उस घर में जा गिरा था। और गिरते ही मुझे कुछ होश नहीं था। मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। और जब मुझे होश आया ना, तो अलग ही कहानी थी। माँ का उदास चेहरा मुझे निहार रहा था। वही मेरी माँ थी जो मुझे रात को थप्पड़ मारा था, इतना मुझे याद है। और ना जाने क्या क्या हुलूल जुल बोल रही थी। और आज उसका उस उदास चेहरा मेरे सामने था।
आंखों में आंसू था, मुझे निहार रही थी और मुझे अब एक तरह से होश में लाने की कोशिश करी थी। उठ जा बेटा योगेश, उठ जा उठ जा। मैं अब एक तरह से कहूँ कि नींद से जाग चुका था या फिर मैं बेहोशी से उठ चुका था। मैं इतना ही बोला कि माँ मैं ठीक हूँ ना, तुम ठीक हो ना, पापा कहाँ हैं? पापा पीछे खड़े थे और कहने लगे कि बेटा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं है। मेरा जो शरीर था ना, जी मेरा मन बड़ा बेचैन रहता था। मेरा मन ऐसा करता था कि बस उस लड़की से मैं मिलता रहूं, उसके साथ रहूं। अब वो जो मेरा मोह माया था ना, एक तरह से ख़त्म हो चुका था। और तब मेरी माँ समझाने लगी कि बेटा हम लोग के जाने के बाद वो लड़की तेरे ऊपर बहुत हावी हो चुकी थी और देख तेरे पत्नी के अंदर भी वो समा चुकी थी, जहाँ तक मैं अब समझ पाई हूँ। जब मैं कुल देवी से प्रार्थना किया ना, तब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे घर पर क्या बीत रही है। और देख बेटा मैं सब कुछ अब सही कर दिया हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि तेरी पत्नी भी अब मेरे से झगड़ा नहीं करेगी। जा तू उसके पास और देख तेरे साथ जरूर आएगी। मैं पूछा कि माँ वो लड़की आखिर कौन थी? और तब माँ बताने लगी कि बेटा वो एक चंडालिनी है, एक वो चुड़ैल है, एक कहूँ ना कि एक आत्मा है, भटकती आत्मा, और शक्तिशाली आत्मा है। वो ऐसे ही नौजवान को ढूंढती रहती है। और तुझे तो मालूम नहीं होगा इस पार्क के बारे में। वो कभी कभी शाम होते ही जब लोग बैठा रहते थे ना, हाँ तभी वो नजर आ जाती थी। और कई जो जवान लड़के पार्क में घुमा करते थे, अब वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। कई लड़के फंस भी जाते थे। आखिरकार धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिलती गई कि नहीं वो लड़की एक चुड़ैल है, एक आत्मा है। और तब शाम ढलते ही पार्क में कोई जाता नहीं था, क्या बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत, कोई भी पार्क में नहीं जाता था। सब डरे हुए रहते थे। हाँ दिन के टाइम में उसका कोई पावर नहीं चलता था। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उस लड़की को अपनी देवी का, कुल देवी के हवाले कर दिया है। अब उनके जाल में अब वो फंस चुकी है, अब वो निकल नहीं पाएगी। कुल देवी उसका सजा देंगी जो उनको उचित लगेगा। अब एक तरह से कहूँ ना, माँ ने बताया कि अब वो पार्क बिल्कुल आज़ाद हो गया है। अब वहाँ पर कोई डर नहीं है, कोई भी किसी टाइम जाए, डरने की आवश्यकता नहीं। और माँ का कहना बिल्कुल सत्य निकला। मेरे घर में नोटिस आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, तलाक का प्रोसेस आगे बढ़ चुका था। लेकिन मैं जब ससुराल गया ना, तो मेरे जो सास ससुर थे वो तो गुस्से में थे। वो मुझसे अलूल जुलूल बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या करने आए, जाओ हम कोर्ट में देखेंगे, जो फैसला हुआ अब कोर्ट में होगा, अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी जो थी ना, उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक वो मेरे सीने से आके लगी और कहने लगी योगेश मुझे कहीं अब तलाक नहीं लेना है, ना हमें कोर्ट कचहरी जाना है, चलो हम अपना घर चलते हैं। अब मेरी आंखों में वो खुशी के आंसू आ गया था। मेरे तो अल्फाज अब होठों से निकल नहीं पा रहा था। मैं जैसे अब बोलना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ निकली तब ना, इतना खुशी के मारे मैं पागल सा हो गया था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी को लेकर के घर पर आया और उसका साथ भी वही हुआ था जैसे माँ बता रही थी। वो जो प्रेत आत्मा थी ना, मेरे पत्नी को काबू कर लिया था। मेरे घर में कैसे पहुंच गई ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मम्मी बता रही थी कि तेरी बहू जरूर खुले बाल करके छत पर गई होगी रात के टाइम में, अब कुछ कारण से घूमने फिरने जो भी है, और तभी उसकी नज़र अब तेरी बहू पर पड़ गई होगी और तभी वो अब एक तरह से अब उसके अंदर समा गई होगी और तभी मेरे घर में झगड़ा शुरू हो गया था। सब बातें मेरी माँ ने मुझे एक एक चीज़ समझा दिया था। और इसके बाद मैं कहूँ ना कि सास बहू में इतना प्यार था जैसे अपनी बेटी हो, खुद की सगी बेटी हो। घर का ही रौनक हमारा बदल चुका था। लेकिन वो पार्क का सवाल था ना, आज भी लोग उस पार्क में शाम होते ही डरते हैं, कोई जाता नहीं है। और सच कहूँ ना तो मैं भी नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी योगेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है जो आप बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।